हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पीडियाट्रिक्स का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नियोनेटल हाइपोथर्मिया डिस्कस करेंगे, जिसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आते रहते हैं। और क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, किन किन पॉइंट्स पे बनते हैं, वो हम थ्योरी के साथ साथ लेके चलते हैं। बाद में हम जब MCQs और प्रिंट करेंगे और निकालेंगे तो उनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जो रह जाते हैं वो उनमें डालेंगे। लेकिन हम एक क्रैश कोर्स के बेसिस पे इसको तैयार कर रहे हैं, ताकि आपको कम टाइम में अधिक से अधिक मटेरियल जो पढ़ने का हो वो मिल सके, गाइडेंस के लिए मिल सके। तो उसी को शुरू करते हैं। हमने इससे पहले भी काफ़ी वीडियोज़ अपलोड किए हैं जो पीडियाट्रिक्स और साइकेट्रिक्स के रिलेटेड भी हैं, और इसी को हम आगे बढ़ाते हुए जल्द ही मेडिकल, सर्जिकल और फंडामेंटल्स को भी कवर करेंगे। और जो भी OBG का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सब क्रैश कोर्स के लिए कर रहे हैं। एक बार एम्स दिल्ली का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद हम इनको कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। इससे पहले एक बार फिर से बता दूं, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, यही हमें मोटिवेट करता है। और हम शुरू करते हैं नियोनेटल हाइपोथर्मिया। ओके फ्रेंड्स, नियोनेटल हाइपोथर्मिया की बात करेंगे तो देखिए, इसका डेफिनेशन होता है जो एक्सिलरी टेम्परेचर है लेस देन 36.5। 36.5 से यदि कम आ रहा है, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम आ रहा है एक नियोनेट का एक्सिलरी टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सा टेम्परेचर की बात कर रहे हैं आप, यहाँ एक्सिलरी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो वो होगा नियोनेटल हाइपोथर्मिया। कितनी देर जो थर्मोमीटर है एक्जिला में टेम्परेचर मेजर करने के लिए रखना पड़ता है, कम से कम 3 मिनट के लिए रखना पड़ता है। जिन पे भी मैं राउंड कर रहा हूँ सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी हिसाब से हमने ये हैंड रिटन नोट्स हैं उनका फ़ोटो खींच के इस पर डाला है। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक्सिलरी टेम्परेचर ही इसका बेसिस है। फ्रेंड्स, बहुत से लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि किस टेम्परेचर को बेसिस बनाया है, वो है एक्सिलरी टेम्परेचर बेसिस। ओके, ये देखिए एक स्केल खींच दिया हमने। यहाँ आप देखिए ये टेम्परेचर है, वो आप 36.5 मान लीजिए। ठीक है, ये 36 हो गया, तो यहाँ हो गया 36 और यहाँ हो गया 36.5। तो ये होगा कोल्ड स्ट्रेस जो इसमें लिखा है। फिर ये यहाँ पर आप 32 कर लीजिए, तो 32 से 35.9 के बीच का होगा, वो हो जाएगा मॉडरेट हाइपोथर्मिया। और जो इससे बिलो है वो आ जाएगा आपका सीवियर हाइपोथर्मिया। इस हिसाब से आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, कोल्ड स्ट्रेस का आप डेफिनेशन देख लेते हैं कि मतलब आप क्लिनिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको। तो वो होता है कि एब्डोमेन वार्म होगा, लेकिन सोल जो है वो होंगे कोल्ड। टच करने पे आपको ये फील होगा कि एब्डोमेन वार्म है और सोल्स हैं वो कोल्ड हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने बताया है। कोल्ड स्ट्रेस का एक क्लिनिकल डेफिनेशन एक बार पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए कौन गर्म है कौन ठंडा है। ठीक है, अब ये आता है कि न्यूबॉर्न इतने नियोनेटल हाइपोथर्मिया के चांसेस उनको ज़्यादा क्यों रहता है। तो उनका हम बात करें तो उनका जो वेट होता है, इसमें हम बर्थ वेट लेंगे, तो बर्थ वेट के अकॉर्डिंग उनका बॉडी सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब यदि एक क्वेश्चन आ जाए कि LBW ज़्यादा प्रोन होगा इस चीज़ के लिए कि उसका बॉडी सरफेस एरिया तो वही है लेकिन बर्थ वेट और कम हो गया लेकिन चक्कर ये है कि उसमें सबक्यूटेनियस फैट बहुत कम रहता है, ये ध्यान रखना आपको। तो LBW भी सबसे ज़्यादा रिस्क पे रहता है। ठीक है, और ब्राउन फैट भी उसमें कम होता है, ये LBW के लिए लिखा है जो लिखा है मैंने। ठीक है, तो इसलिए चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और सीवरिंग तो दोनों में ही एब्सेंट होती है, क्योंकि न्यूबॉर्न में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो सीवरिंग कर सके। ठीक है, नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम आगे डिस्कस करेंगे उसी चीज़ को। तो इस कारण से वे भी ज़्यादा प्रोन होते हैं। आगे देखिए कि हाइपोथर्मिया से किस हिसाब से खुद को बचाते हैं नियोनेट। तो उसी में मैंने जो बताया, नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पूछा जाए तो। नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किस कारण से होता है, वो है ब्राउन फैट के कारण। ठीक है, ब्राउन फैट की बात करें तो ये क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में रिच होता है ब्राउन फैट। और कहाँ कहाँ होता है वो, एक्जिला हो गया, ग्रोइन एरिया हो गया,
नेप ऑफ नेक एंड इंट्रेस स्केपुलर एरिया, जो दोनों स्केपुला होता है उनके बीच का एरिया, और किडनी के अराउंड में, और ब्लड वेसल्स होते हैं उनके आसपास में। ये क्या करता है कि जब ब्लड उनमें उनके उसके पास से जाता है तो ब्राउन फैट है वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, और बॉडी को वार्म कर देता है, ठीक है। बॉडी एक्सपोज टू कोल्ड एनवायरनमेंट, ये इसका मैकेनिज्म है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, नॉरेपिनेफ्रिन रिलीज होगा जिससे फैट का बीटा ऑक्सीडेशन होगा और हीट जनरेट हो जाएगी। ये एक बेसिक है जो आपको ध्यान रखना है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि किस हिसाब से हीट जनरेट होता है ऑब्वियसली, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि जो थर्मोजेनेसिस है वो किस कारण से होता है, ब्राउन फैट के कारण से होता है, नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं कि इसके अलावा है क्यूटेनियस वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। जब कोल्ड टेम्परेचर की तरफ एक्सपोज होगा तो क्यूटेनियस वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। फ्लेक्स्ड पोस्चर, ऑब्वियसली हम यदि हाँ क्या करते हैं कि फ्लेक्स रहते हैं तो हीट वहीं स्टोर रहता है, जैसे हम एक्सटेंड हो जाएंगे तो हीट बॉडी एक्सपोज हो जाएगा और हीट लॉस हो जाएगी। तो बच्चा फ्लेक्स्ड पोस्चर में रहता है तो इसके कारण से भी हीट जनरेट होती है, और हार्ट रेट होती है वो भी क्या करती है, हीट जनरेशन में मदद करती है। तो ये चार चीज़ें थी, आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से मेथड है जिससे हीट जनरेट होता है, हाइपोथर्मिया से बचाता है खुद को। ओके, नेक्स्ट है कि क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो वही है, आपको ये लास्ट स्टेज में देखने को मिलता है, एसिडोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोक्सिया। ओके, तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। प्रिवेंशन की बात करें या ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वार्म चेन। एक आता है कोल्ड चेन, एक आता है वार्म चेन। वार्म चेन का डिस्कस यहाँ पे होता है नियोनेटल हाइपोथर्मिया में, ठीक है। ये पूछा गया वार्म चेन और कोल्ड चेन दोनों ध्यान रखना है। कोल्ड चेन आता है वो इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। वार्म चेन में क्या क्या आएगा, डिलीवरी रूम का टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वार्म रिससिटेशन, इमीजिएट ड्राइंग ऑफ बेबी, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, बाथिंग पोस्टपोन्ड, क्लॉथिंग एंड बेडिंग, रोमिंग इन, वार्म ट्रांसपोर्टेशन। सबसे वीकेस्ट लिंक यदि पूछा जाता है तो वो यही है, और ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वार्म चेन में क्या क्या आता है, मतलब बेबी का बर्थ होगा उस प्लेस को लेकर के और बेबी को वापस लेके जाने तक सारा जो भी प्रोसीजर आता है वो सारा वार्म होना चाहिए, यही वार्म चेन है। सबसे जो बोल रहा है कि सबसे वीकेस्ट लिंक पूछा गया क्वेश्चन है कौन सा है, तो वार्म ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियसली वहाँ लेके जाते हैं तो एम्बुलेंस में इतनी फैसिलिटी नहीं होती है और हम ऐसे एक्सपोज कर देते हैं, बेबी को हाइपोथर्मिया हो जाता है। डिवाइसेस यूज़ की जाती है, ये ध्यान रखिए आपको दोनों डिवाइसेस का जो डायग्राम है पिक्चर है याद होना चाहिए। पूछा गया ये तो पूछा गया है एमसीडीसी केस में, ठीक है। ये रेडिएंट वार्मर है और ये इनक्यूबेटर है, ठीक है ना। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म बाय विच बेबी गेट्स हीटेड, ऐसा कौन सा वो है जिसके द्वारा बेबी हीट गेट करता है, मतलब हीट मिलता है उसको, वो है रेडिएशन इसमें, ठीक है। और इसमें कौन सा होगा, कन्वेक्शन, ये ध्यान रखना आपको। रेडिएंट वार्मर में रेडिएशन है जबकि इनक्यूबेटर में कन्वेंशन है, ठीक है। अगला कि हीट लॉस जो होता है बेबी में, इसमें होता है वो कन्वेक्शन के द्वारा होता है जबकि इसमें रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस होता है। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसलिए हमने इस हिसाब से डायग्राम लिया है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ध्यान रखना है। अगला आता है केएमसी, कंगारू मदर केयर। आप सभी ने सुना होगा, पीडियाट्रिक्स में पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा है तो इसके लिए हम डिटेल्ड लेक्चर जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा डिटेल्ड पीडियाट्रिक्स पे, वो हम एम्स का एग्ज़ाम के बाद शुरू करेंगे। तब तक हम एक क्रैश कोर्स करा रहे हैं, इसमें इतना डिटेल नहीं देंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही हम डिस्कस करेंगे। क्या इसके एडवांटेज होते हैं, हाइपोथर्मिया से बचाता है, नेजोकोमियल इन्फेक्शन से बचाता है, नियोनेटल मॉर्टिलिटी को कम करता है, ब्रेस्ट मिल्क आउटपुट बढ़ाता है, हायर एक्सक्लूसिव। देखिए, ब्रेस्ट मिल्क
आउटपुट इसलिए कि ब्रेस्ट फीडिंग को ये इम्प्रूव करता है। और ऑब्वियसली नेज़ोकोमियल इन्फेक्शन कम होगा कि मदर के पास है बेबी, बार बार कोई टच नहीं कर रहा उसको, तो नेज़ोकोमियल इन्फेक्शन कम हो जाएगा। और इसमें आपको पता ही है कि कंगारू मदर केयर में, ठीक है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है, तो टेम्परेचर बेबी को मिलता रहता है। इन सभी के कारण से मैटरनल चाइल्ड बॉन्डिंग बढ़ती है और हॉस्पिटल का स्टे कम हो जाता है। ये इसके एडवांटेजेस हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला हम देख लेते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ नियोनेट दैट इज़ 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। डिलीवरी रूम का टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। निकू का टेम्परेचर पूछा जाता है, वो होता है 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। मोस्ट कॉमन कोज मोर्टेलिटी का इन इंडिया में ये पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपको ध्यान रखना है। प्री मैच्योरिटी नियोनेटल मोर्टेलिटी का सबसे मोस्ट कॉमन कोज यही रहता है। अगला है कि टेम्परेचर ऑफ नॉन एक्सपाइक्सेटेड नियोनेट इज़ ए स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी एट ऑल गेस्टेशनल एज। मीन्स यदि टेम्परेचर देख करके ही हम बता सकते हैं कि बेबी की मोर्टेलिटी रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसको मतलब हाइपोथर्मिया है तो बेबी की डेथ होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो यही बोल रहा है ये कि टेम्परेचर एक स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है। पूछ सकता है स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी, वो होगा टेम्परेचर ऑफ बेबी। थर्मोन्यूट्रल एनवायरनमेंट, ये आपको पता है क्या होता है। ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें मतलब उसका मिनिमम BMR हो, लीस्ट O2 रिक्वायरमेंट हो, और बॉडी है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में एबल हो, तो उसको हम बोलते हैं थर्मोन्यूट्रल एनवायरनमेंट। ओके फ्रेंड्स, ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। जो भी नियोनेटल हाइपोथर्मिया पर क्वेश्चन बनता है वो सारा इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।